नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम लोग आईआरएफसी नाम से जानते हैं। तो आईआरएफसी के बारे में बात करूँ तो एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी का एक ट्रस्टेड बिल होता है, क्योंकि आरएफसी अकेला एक ऐसे कंपनी है जो एनबीएफसी का एक लीडर है। एनबीएफसी का लीडर मतलब क्या है, चलो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसका पेयर कंपनी के बारे में बात करूँ तो फाइनेंस इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपनी आपको देखने को मिल जाएगा। सॉरी। तो इस कंपनी के ऊपर जो पोजीशन है वो लीडर पोजीशन में है। क्यों? क्योंकि इसका मार्केट कैप कितना है, 1,76,000 करोड़ के आसपास है। और कंपनी देखिए टर्म लीडिंग इंस्टीट्यूशन है। टर्म लीडिंग इंस्टीट्यूशन मतलब क्या है, कंपनी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कुछ कैटेगरीज को ही लोन देते हैं। जैसे आईआरएफसी वो रेलवे गवर्नमेंट को लोन देते हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो पावर सेक्टर को लोन देते हैं, आरईसी ये भी पावर सेक्टर को लोन देते हैं। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी जो है, जो इरेडा है, वो भी रेलवे गवर्नमेंट और अदर्स को कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर लोन देते हैं। तो इसका मतलब जो पीआर कंपनी है उसी के साथ कंपेयर करके देखा जाए तो कंपनी इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। और कंपनी के देखिए सबसे ज्यादा लोन भी है। और कोई भी फाइनेंस कंपनी का अगर लोन ज्यादा हो, मतलब कर्जा ज्यादा हो, तो उस कंपनी के ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाता है। क्योंकि ज्यादा लोन लेने का मतलब क्या है, ज्यादा वो कस्टमर को वो लोन दे पाएंगे। तो खुद अगर लोन लेकर दूसरों को लोन दे पाए तो उससे इंटरेस्ट कमाएगा। मान के चलिए बैंक क्या करते हैं, बैंक पहले कस्टमर के पास से वो सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में पैसा लेते हैं और उसके साथ आरबीआई के पास ही पैसा लेते हैं। उस पैसे को एक जगह जमा करके वो क्या करते हैं, दूसरों को लोन देते हैं। कॉर्पोरेट के लोन देते हैं, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, बहुत सारे लोन देते हैं। तो वो लोन से क्या करते हैं, पहले इंटरेस्ट लेते हैं। वही इंटरेस्ट आरबीआई को जो सेविंग करंट अकाउंट के ऊपर, करंट अकाउंट में तो इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है, सेविंग अकाउंट में एफडी में जो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, उस पेमेंट करने के बाद उसके हाथ में नेट प्रॉफिट होता है। तो उसी तरीके से आरएफसी भी काम करते हैं। तो आरएफसी की एक प्लस पॉइंट क्या है, इस कंपनी आज तक कोई भी पैसे को डिफॉल्ट नहीं किया, 100% पैसा मार्केट से उठा पाए। क्यों? क्योंकि इस कंपनी सिर्फ के सिर्फ रेलवे गवर्नमेंट को ही लोन प्रोवाइड करते हैं। और मजेदार बात यही है इस कंपनी के, जो आईआरएफसी है, इस कंपनी के ऊपर मैं अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक लेवल को ब्रेकआउट जब किया था तब एक जर्नी हुआ, उसके बाद बिग क्रैश हो गया, तो हायर लेवल में मेरा एंट्री है, तो मैं क्या करूं? देखिए, मैं आपको हर बार एक ही चीज बार बार बोलता रहता हूं कि आप जब ट्रेड ले रहे हैं तो किसी न किसी पर्पस होना चाहिए, किसी न किसी टेक्निकली चार्ट पैटर्न होना चाहिए, तब ट्रेड लीजिए। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली भागते चले जा रहे शेयर और मैं हाई लेवल में बाय कर लिया, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आपको कोई सिचुएशन तो बने तो उसके बाद एंट्री ले, तब आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मैंने कोई भी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके काम किया और उसके नीचे जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस लूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे टेल लिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया, मैंने इस जगह पे एंट्री लिया था और मेरा टारगेट था 30% और 30% हो गया। जब भी मेरे 30% हो गया मैंने एग्जिट कर लिया। ऐसे नहीं कि मैं चुपचाप बैठा रहा। तो जब मेरा टारगेट हो जाता है तो उस जगह पे मैं एग्जिट कर लेता हूँ। उसके ऊपर कितना भी ऊपर जाए, कहाँ पे भी चला जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा जहाँ पे टारगेट है उस टारगेट को मैं फॉलो करके चलता हूँ। जैसे आरएफसी के ऊपर पहले भी एक एंट्री बना था, यहाँ पे भी एक रेंज बना था, उसके बाद यहाँ पे भी एंट्री बना था और यहाँ पे भी रेंज बना, फिर से एंट्री बना। और यहाँ पे देखिए कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने जा रहे थे। मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, यहाँ पे देखिए कप बना, उसके बाद मैं सोच रहा था कि यहाँ पे एक हैंडल बनेगा, मगर मेरे सोचने से तो कुछ नहीं होगा। तो मार्केट के हिसाब से ही चलेगा, मार्केट तो मार्केट के हिसाब से ही चलेगा। तो यहाँ पे देखिए ब्रेक एक रिवर्सल नहीं हुआ, तो हैंडल नहीं बना, तो मैंने एंट्री नहीं लिया। तो कहने का मतलब है कि रूल्स को फॉलो करके चलना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। जैसे यहाँ पे एक रेंज में ड्रॉ करके रखा था, मुझे लग रहा था इस लेवल में कुछ टाइम बिताएगा, उसके बाद ब्रेकआउट होगा, तो एक बड़ा सा मोमेंटम जर्नी उसको देखने को मिल जाएगा। तो नीचे भी आना स्टार्ट हो गया और देखिए किस तरीके से सेलिंग एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला है। अगर इस लेवल के मैं ड्रॉ करूं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक कंटिन्यूअसली एक सेलिंग प्रेशर है और जिस तरीके से करेक्शन है, देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, ऊपर जाने का कोशिश किया, नीचे आ गया,
फिर से भी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, फिर से नीचे आएगा, तो कहाँ तक आ सकता है? जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, 100 रुपीज से 90 रुपीज तक आने का चांसेस है। 100 से 90 रुपीज तक आने का चांसेस है, क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली लेवल है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इन्फोसिस। देखिए फाइनली इन्फोसिस के ऊपर मैं बहुत बार ट्रेड ले चुका हूँ, और फाइनली और एक ट्रेड मुझे मिला है। और ट्रेड जो मिला कुछ इस तरीके से ट्रेड मिला, शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, फिर से एक शोल्डर बना, और फाइनली क्या हुआ, इस लेवल को वो ब्रेकआउट किए। और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर गया, इस लेवल को वो रिटेस्ट किया, उसके बाद वो नीचे आए, इस लेवल को फिर से रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर जाने का वो कोशिश कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के हिसाब से बात करूँ तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, और ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट करने के बाद वो धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे टारगेट जो निकल कर आ रहा है करीबन करीबन 1970 रुपीज के आसपास। तो 1970 रुपीज के आसपास टारगेट निकल कर आ रहा है। अगर इस एंटी लेवल से अगर टारगेट तक गए तो 23% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। देखिए मैं कोई आपको टारगेट और एंटी टारगेट नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा खुद का एंट्री है, तो इस आपको साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको सीखना ये है कि किस चार्ट पैटर्न्स को यूज करके आप काम कर सकते हैं, किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग में बड़े बड़े इन्वेस्टर काम करते हैं, किस तरीके से मैं खुद ट्रेड लेता हूँ, उसको आप बैक टेस्टिंग करिए, प्रीवियस डेटा देखिए, क्या सही में इस तरीके से पैटर्न्स में प्रॉफिट हुआ था, क्या उस टाइम में जब इस तरीके से पैटर्न्स बना था क्या उस टाइम में कंपनी का फंडामेंटल ठीक था। अगर फंडामेंटल ठीक था तो ठीक है, और पैटर्न्स में टारगेट बना था तो ठीक है, तब आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं। और डिसीजन जब लेना तो खुद के ऊपर लेना। और मैं हमेशा बोलता हूँ, आप किसी भी जगह पे ट्रेड करना चाहते हैं, किसी भी कंपनी के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो के कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप बिगिनर है तो 3% पैसा लगाना, मतलब 3% के हिसाब से काम करना। और अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस है आपका तो 5% के हिसाब से काम करना। तो आप कहेंगे सर आप किस तरीके से काम करते हैं? देखिए अगर लार्ज कैप एंड ब्लू चिप टाइप कंपनी है तो उसके ऊपर मैं 10% तक होल्डिंग को कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए मेरा इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश तो जरूर है, क्योंकि मैं एज ए इन्वेस्टर भी हूँ, एज ए ट्रेडर भी हूँ। तो मैंने ट्रेड इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल जाता है। क्योंकि कुछ भी हो आईटी सेक्टर में, इस कंपनी के ऊपर कभी भी आपको प्रॉफिट ग्रोथ उतना कम नहीं दिखेगा। तो जिसके चलते इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कभी भी माल बेचने के लिए सोचता भी नहीं, उसके उल्टा कंपनी कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर बाय करता है। तो पब्लिक के पास भी जितना होल्डिंग्स है, इंस्टीट्यूशन के पास भी उतना होल्डिंग्स आपको दिखेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है, जिसके ऊपर मेरा एज अ लॉन्ग टर्म व्यू और शॉर्ट टर्म व्यू दोनों के ऊपर ही मेरा फोकस रहते हैं। तो अभी शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से बात करूं, मतलब एज अ स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बात करूं, तो कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था, यहाँ पे एक शोल्डर बना, फिर से शोल्डर बना, फिर से एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो इस तरीके से जब पैटर्न क्रिएट हुआ तो आप इस चीजों को नोटिस करना कि कंपनी इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए यहाँ पे कंपनी क्या क्या रिटेस्ट करने के लिए आया था इस लेवल को, और ऊपर गया, फिर से देखिए क्रैश हो गया। और मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे जो रेंज बनते जा रहा है, यहाँ पे लोअर साइड का एक रेंज बना है, मतलब लोअर लो बनते बनते वो नीचे जा रहा है। तो जिस तरीके से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे रहेगा? क्योंकि पहले सपोर्ट तो यहाँ पे था 6,800 के आसपास, और नेक्स्ट जो सपोर्ट बन रहा है वो 5,530 रुपीज के आसपास। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स है कि सर मैंने बहुत ऊपर बाई कर लिया, अभी क्या करूं? देखिए एक बात मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि सिचुएशन को समझ कर काम करना। क्योंकि यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ था तब मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे ब्रेकआउट तो मिला था, मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं मिला, मतलब इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग कैंडल नहीं मिला। अगर क्लोजिंग कैंडल मिल जाते तो मैं जरूर एंट्री लेता। तो यहाँ पे क्लोजिंग कैंडल नहीं मिला तो मैंने वेट किया, और उसके बाद वीक फॉल भी हो गया। देखिए सिचुएशन को समझिए, क्योंकि सिचुएशन आपको बार बार नोटिस खुद कराएंगे कि आपको इस तरीके से ब्रेकआउट को कहा जाता है फॉल्स ब्रेकआउट। तो आपको बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या करेंगे, आपको फॉल्स ब्रेकआउट दिखाकर आपको बाय कराने का कोशिश करेंगे, और खुद सेल करने के लिए वो तैयारी तैयारी में रहेंगे। इसका मतलब वो खुद तो बाय बाय करें नहीं करेंगे, वो दूसरों को बाय कराएंगे, और उस बायर को सेलर के हिसाब से माल बेचता रहेंगे। तो यही सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिला, और बिग फॉल हो गया। तो आप यहाँ पे मेरे खुद की इतने सालों की एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि कंपनी बहुत बड़ा है। तो जब मैं इस कंपनी के ऊपर काम किस तरीके से करता हूँ,
जब टॉप लेवल से अगर मैं एकदम टॉप लेवल से मैं करंट लेवल तक देखूं कि 20% अगर करेक्शन हो गया तो वहां पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखेगा। उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो मैं इस कंपनी के ऊपर एज ए अपॉर्चुनिटी के हिसाब से काम करूंगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं, सॉरी, नेक्स्ट जो कंपनी के बारे में अपडेट मैं जल्द से जल्द आपके सामने लेके आऊंगा। तो जितने सारे दोस्तों ने कमेंट किया उसका वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलेगा। आपको किसी कंपनी के ऊपर अपडेट चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट्स करना, और वीडियो में जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।